सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम डॉक्टर हरविंदर हस्तिनापुर विधानसभा प्रभारी, समाज सेवी और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी से मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, सम्मानित अधिकार में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको विद्यार्थी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सभी जो है चाहने वालों को और तमाम जो है भारत के जो लोग जो शिक्षा में विश्वास रखते हैं और जो नहीं रखते हैं उनको भी जो है विद्यार्थी दिवस की जो हार्दिक बुद्ध भीम कामनाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, एक सवाल पे आपको जवाब देना शॉर्टकट। अभी 2 दिन पहले लोगों ने दिवाली मनाई थी, तो आपने धम्मपद भी पढ़ा है, बाबा साहब को भी पढ़ते हैं, और सूत्रपट, विनय पिटक, धम्म पिटक ये भी पढ़े हैं। क्या दीपोदान कहीं उत्सव है हमारा? देखो, ऐसा है, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है और इस पर मैं समझता हूँ कि कहीं भी जो है जब तक आपके पास तथ्य उपलब्ध ना हो इस पर चर्चा करनी भी बेकार है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो कपिल वस्तु लौटे, तो उनकी जो है आने की खुशी में लोगों ने जो है दीप जलाए। कुछ लोग कहते हैं उसी चीज़ को बढ़ाते हुए सम्राट अशोक ने जो है 84,000 स्तूप बनाए और उन्होंने जो उसको जो है दीपक जला करके 84 दीप जला करके जो है इसको आगे बढ़ाया इस प्रक्रिया। लेकिन जहाँ तक त्रिपिटक का है, इनका सवाल है, तो वो तो जो बौद्ध धम्म प्रचारक हैं उनको जो समाज को गाइड करना होगा, उनको बताना होगा कि उनके साहित्य में, बौद्ध के साहित्य में लिखा क्या है। वो ही इस बात पे ज़्यादा चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बताएं, क्योंकि उनका कार्य यही है कि समाज को धम्म के प्रति सही संदेश देना। तो हमारा और आपका कार्य नहीं, कार्य उनका है। धम्म की बात आती है, धम्म में क्या सही है क्या गलत है उन लोगों को बताना चाहिए। और ये मेरे पास नहीं, ये तमाम कंट्रोवर्सी है इस बात पे, तो उन लोगों को बाकायदा लाइव आकर के लोगों को बताना चाहिए। तो बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब, मैं मुद्दे पर आपके पास आता हूँ, क्योंकि एक तो ये आपकी जो ऑफिस है ये महापुरुषों से भरा पड़ा है, लेकिन आप हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी एमएलसी का चुनाव लड़े। एमएलसी में कितनी वोट मिली थी आपको? देखिए, मैंने अभी मेरठ खंड से स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ा, आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से लड़ा, और मेरे जीवन का पहला चुनाव था ये। तो पहले चुनाव में जनता ने बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार दिया मुझे, जो है ऊपर से तीसरे नंबर पर लाई जनता। और कहीं हमारी कुछ कमियां रही होंगी कि नहीं तो और ऊपर जो है जिस तरह जनता ने जो है मेहनत की है और ऊपर चले जाते। लेकिन जनता का ही ये प्यार है, जनता चाह रही कि हम जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। और एक्टिव पॉलिटिक्स में ये भी है कि जनता ने, बहुत से लोगों ने हमें पुरकाई से कहा, बहुत से लोग हापुड़ से चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर हमारे करीब है और वहाँ पहले से भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हस्तिनापुर हमने चुना है। डॉक्टर साहब, हस्तिनापुर रिजर्व सीट है, जनरल है? रिजर्व सीट है। तो उस पर मुकाबला तो कड़ा होगा, आप निर्दलीय लड़ेंगे किसी पार्टी से? नहीं, देखो, दल के साथ आएंगे, दल का अपना बल होता है। दल कौन सा होगा अब ये तो आने वाला समय बताया, क्योंकि राजनीति में जो रणनीति होती है और रणनीति को कभी जो है उजागर नहीं किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप भी हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, योगेश वर्मा जी, और भी साथी आ रहे हैं, फिर आप दोनों एक ही जगह से हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी समाज की? नहीं, समाज को क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबी यही है, जो भी वहाँ से आएगा वो शेड्यूल कास्ट से आएगा, इसी समाज से आएगा जो भी लड़ेगा जी। और समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। समाज का तो नुकसान होगा ज्यादा। भाई, समाज को तो एक व्यक्ति को चयन करके भेजना है, जो समाज जिसको अच्छा चाहता है जी, जो बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जा सकता है, जो समाज में कुरीति है उनके खिलाफ काम कर सकता है। तो ये तो जनता को चयन करना है, समाज में से किसी एक व्यक्ति का चयन करना है। एक ही व्यक्ति, एक ही सीट है, वो एक ही आदमी जीतेगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो दल से हो चाहे बिना दल से, वो लड़ सकता है और लोगों को लड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक परेशानी वहाँ लोगों को आएगी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ चुनाव के पहले ही, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो लोगों का अनुभव करना मेरा एक फर्ज भी है और मैं लोगों से महसूस भी करता हूँ जगह जगह, क्योंकि दोनों ही हमारे आप प्रिय हैं। भाई, वो मेयर है, उससे पहले जो है वो रहे हैं बीएसपी के अंदर, उन्हें बीएसपी ने जो है लोकसभा भी लड़वाई थी, विधानसभा भी लड़ाई थी। आप भी मेरठ के महानगर अध्यक्ष रहे हैं, जब उसको आपने मेयर बनवाने में पूरा सहयोग करा है।
तो अब दोनों भाई आमने सामने खड़े होंगे तो मक्का वोटर ये कहेगा कि भैया यूं हाथ कटा तो भी नुकसान और ये हाथ कटा तो भी नुकसान। दोनों भाइयों में जो अच्छा जनता चयन कर लेगी वो जीत जाएगा, कोई सी बात जीतना तो हारना जीतना विवाद देखो तो है ही है। राजनीति में विवाद नहीं करना चाहिए जी, लेकिन फिर भी फर्क तो जनता जैसा जनादेश दे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि दो भाई जाके घर में भाई नहीं होते हैं क्या, वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी हर एक आदमी का इसका कमरा है, ये इसकी किचन है, वहाँ भी होता है। तो क्या वो अगर उसका कमरा उसकी किचन अलग हो जाए तो क्या विवाद थोड़ी पैदा होना चाहिए। तो बीजेपी को अब की बार में रोक पाएगा उत्तर प्रदेश, या शायद ऐसी पेट्रोल 110 और जो सिलेंडर है वो 1000 रुपये। 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं, जनता की ताकत ऐसी होती है, अगर वो बना सकती है तो वो बिगाड़ भी सकती है, अगर वो बैठा सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है। आपने देखा 11 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी को करारी हार हुई, रात में ही जो है उसको जो पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये कम करने पड़ गए। आप देखिए सीतारमण जो कभी ये कहा करती थी जब बजट था कि सरकार का जिम्मेदारी नहीं है तेल के पेट्रोल के दाम कम करने। सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो कहा करती थी कि सरकार का कार्य नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम कम करने जी, ये हमारे दायरे से बाहर की चीज़ है। और वहीं जब जनता ने बीजेपी को 11 राज्यों में उपचुनाव में हराया है तो उसी सरकार ने कम कर दिया। इसका मतलब ये सरकार झूठ बोलती है, ये बहुत कुछ कर सकती है जनता के, लेकिन करती नहीं है। तो बीजेपी अभी जो है अभी 11 राज्यों के उपचुनाव में हारी है, अभी 5 से 10 रुपये कम किए हैं। आप देखना अगर उत्तर प्रदेश में हारेगी तो ये पेट्रोल के दाम जो है ना 65-70 होने हैं। तो देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से यही आह्वान है, अगर 65 रुपये पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को उतार फेंके 2022 में। शायद डॉक्टर साहब इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, सत्ता में दोनों जगह हैं वो। और जो 17 का ये जो चुनाव हुआ था पीएम वाला, 17-19 का जो चुनाव हुआ था, इसमें लोक दल बसपा और सपा एक साथ मिलकर लड़े थे, तब भी नहीं रोक पाए थे। देखिए उसका देखो मोटा मोटा फैक्टर है उसका। जिन लोगों ने 2019 में इस देश के प्रधानमंत्री को बिठाया है उसमें पिछड़ों अति पिछड़ों की अहम भूमिका है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़ों अति पिछड़ों का है जी। तो पिछड़ों अति पिछड़ों को ये बात समझ में आ गई कि हम जो पिछड़े हमें पछाड़ा जा रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, तो पिछड़े अति पिछड़ों को पछाड़ा जा रहा है इस सरकार में। तो वो समझ गए इस बात को, उन्हीं लोगों ने बिठाया था। मैं तो पहले भी कहता था, लोग कहते थे कि ईवीएम मैंने कहा ईवीएम में है या नहीं ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन पिछड़ों अति पिछड़ों में कमी है ये दिखाई दे रहा है। तो वो कमी इस बार पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग दूर कर रहा है। डॉक्टर साहब ईवीएम एक मुद्दा बना रखा लोगों ने, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करा। केवल व्हाट्सएप पे सामाजिक व्यक्ति या फलाने व्यक्ति यही करते फिर रहे हैं। ईवीएम पे ये जो राजनीतिक दल है ये क्यों नहीं विरोध कर रहे उसका? देखिए आप अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे जी, तो कांग्रेस और बीजेपी एक विचारधारा है। अगर ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस, अभी कई राज्यों में कांग्रेस है, अगर ईवीएम के प्रति आंदोलन अगर उठाना था तो सबसे पहले कांग्रेस को इस पर काम करना था, क्योंकि वो आज भी बाकी राज्यों में उसका आज भी संगठन खड़ा है और कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। तो इस हिसाब से अगर ताकतवर आंदोलन खड़ा होता ईवीएम के खिलाफ तो कांग्रेस कर सकती थी, उसके साथ बाकी लोग लग जाते। लेकिन कांग्रेस ही नहीं चाहती है कि ईवीएम जैसी समस्या है जो उसका समाधान हो, क्योंकि जब कभी बीजेपी गिरेगी तो ईवीएम उसी के हाथ में होगा, कांग्रेस के हाथ में होगा जी। बाकी जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इनके हाथ में कभी ईवीएम आने वाला नहीं है। तो ईवीएम का जो इस्तेमाल है, ईवीएम का जो आने वाले समय में मजा लेना है वो दो ही पार्टियां ही लेंगी। तो उन्हें भली भांति पता है कि आज बीजेपी के हाथ में ईवीएम है, कल हमारे हाथ में होगा। तो आंदोलन करने वाली पार्टी भी कांग्रेस, वो आंदोलन खड़ा ही करना नहीं चाहती ईवीएम के खिलाफ। तो अब तो सर हमारी भी दो पार्टी हो गई है, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बामन मेश्राम की राष्ट्र। तो कितनी सारी पार्टियां हैं, ये संगठन हमारे क्या करेंगे? ये एक साथ तो ये चाय नहीं पी सकते। आम आदमी को कह रहे हैं एक साथ आ जाओ। देखिए मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष करना नहीं चाहता। आज की जनता जो है भली भांति उनमें राजनीतिक चेतना है, और राजनीतिक चेतना जब समाज में जनता में पैदा हो जाती है वो स्वयं इस बात को तय कर लेते हैं कि हमें किसके साथ जाना है। और राजनीतिक चेतना जिस समाज में पैदा हो जाती है वो इस बात को समझ लेता कि हमारा जो है शत्रु कौन है। तो शत्रु को हराने के लिए समाज या जनता बटेगी नहीं। और आज की तारीख में जो शत्रु सरकार के रूप में बैठा, मैं तो सरकार नहीं कहता, कब्जाधारी कहता हूँ उनको,
वो कब्जाधारी लोग हैं, उनके प्रति जनता में बहुत रोष है। मैं हसनापुर विधानसभा के 155 से ज़्यादा गांव कर चुका हूं, और आप यकीन मानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हसनापुर में बीजेपी को हम तीसरे चौथे नंबर पर लाके छोड़ेंगे। उसके लिए हम पहले मेहनत कर चुके हैं और आगे भी चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे। और जनता में आक्रोश है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं जो बीजेपी के भक्त पड़े होंगे जी, और बीजेपी आने वाले समय में शासन का, प्रशासन का इस्तेमाल अपने लिए करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिला पंचायत के चुनाव में देख चुके हो आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। जो जिला पंचायत के चुनाव में गुंडागर्दी करके जो है और ब्लॉक प्रमुख में गुंडागर्दी करके अपने लोगों को बिठा सकती है, तो वो मतलब लोकतांत्रिक नहीं, कब्जे के हिसाब से। तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि विधानसभा के चुनाव में वो निष्पक्ष चुनाव इस प्रदेश में करा ले जाए। तो उनके हाथ में डीएम है, उनके हाथ में एसएसपी है, उनके हाथ में ईवीएम है, उनके हाथ में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो पार्टियाँ खड़ी है उनके हाथ में सिर्फ जनता है। तो जनता ही ये करारा जवाब उन्हें दे सकती है। और मुझे ये उम्मीद है इस प्रदेश की जनता से, यहाँ राजनीतिक चेतना जाग गई है, बीजेपी के खिलाफ है, आक्रोशित है। आप किसी वर्ग में चले जाइए, किसी जाति, किसी समूह में चले जाइए, ऐसा कोई वर्ग, ऐसे कोई जाति, ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जिसका इन्होंने शोषण नहीं किया। सावरकर ने एक लाइन लिखी है अपनी किताब हिंदुत्व में, 1923 में किताब है, उसने साफ साफ लिखा है हिंदुत्व एक राजनीतिक विचार है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व को एक धार्मिक बना करके जनता के साथ धोखा किया है। अब जनता समझ रही है। जिस सावरकर का बीजेपी नाम लेती है वो स्वयं इस बात को लिख करके गए हैं कि हिंदुत्व एक राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हिंसा पर आधारित है, और हिंसा पर आधारित विचार कभी देश का विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इतने महंगाई होने के बाद जनता रोड पर नहीं है। देखिए, कभी कभी जब परिवर्तन होता है ना, तो जो साइलेंट वोटर जो होता है ना, वो जो वोटर होता है साइलेंट हो जाता है, वो उसे परिवर्तन करना है। आप देखिए, त्रिपुरा में अभी आगजनी हुई है, वहाँ बच्चों को जलाया गया, तो वहाँ पर 102 लोगों ने ये लिखा अपने ट्विटर पे कि त्रिपुरा जल रहा है, और लोगों ने आवाज़ उठाई। वहाँ 102 ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया है। तो लोग डर रहे हैं इस बात से, कहीं मैं लिख दूं तो मुझे जेल ना भेज दे सरकार। अंग्रेज इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, देशद्रोही का मुकदमे का, वो ये सरकार इस्तेमाल अच्छे से कर रही है। अगर पिछले साल देखें, इस साल देखें, तो वो आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है। और जितने भी लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ क्या बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो सत्य बोलने के वालों के खिलाफ जो है यूएपीए लगाया जा रहा है। तो जनता साइलेंट हो गई है, और साइलेंट जब हो जाती तो इसका मतलब वो परिवर्तन करना चाहती है। डॉक्टर साहब, हमारी एक और आप लोगों से डिमांड है, हमारी है पर्सनल, क्योंकि हम 2018 में जेल भुगत का 1 महीने की, और बहुत सारे मुकदमे SC ST पर ज़बरदस्ती लिखे गए हैं, बहुत सारे लोग जेल गए हैं, 11 बच्चे मरे। आज चुनाव है, कोई भी पार्टी इसका मुद्दा, इनके जो मुकदमे खारिज करने का वो नहीं कर रही, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये देखिए, 2 अप्रैल 2018 में बहुत लोगों पे इसी सरकार ने डंडे बजाए हैं, दलितों पर डंडे बजाए हैं, घरों में घुस करके माँ बहनों को जो है, उनको जो कपड़े फाड़े हैं, उनको डंडे बजाए, हापुड़ में बहुत बुरा हाल किया, तमाम जगहों पर, मेरठ में बहुत बुरा हाल किया है जी। और ऐसी बात नहीं है कि आप परिवर्तन, जनता परिवर्तन करेगी, नई सरकार आएगी। तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि नई सरकार से ये अपील इल्तिजा की जाए कि 2 अप्रैल के मुकदमों को जहाँ भी वो वापस किए जाएँ। क्योंकि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो MLC का चुनाव लड़ा था उसमें बहुत सारे मिशनरी साथियों ने आपका साथ दिया था, दिन रात मेहनत करी थी ईमानदारी के साथ में, आप भी खुश होंगे। लेकिन कमी एक रहेगी कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो ना हम झुकते ना हम सामने वाले को झुकाते। अगर हम लोग सारे जो लगभग 8-9 आदमी आप थे SC के, अगर सब लोग एक जगह लड़ जाते तो हो सकता है कि हम तीसरे नहीं फर्स्ट पे होते। नहीं, मैंने तो बात की थी सबसे,
है नहीं, उस टाइम पर हम सब क्षत्रिय बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन मैंने बात की, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि एक नहीं कह सकते लोग जो लड़ने वाले थे, मैंने उन लोगों से बात की, अगर आप हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, आपका नेटवर्क ज़्यादा मजबूत हो गया है तो आप लड़ लीजिए, हम आपको लड़ाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, सर्वे कर लीजिए कि हमारा नेटवर्क फैल गया है, तो आप सब मिलकर हमें लड़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन वही कहना आप कहा कि क्योंकि मैं तो त्याग, समर्पण, बलिदान और धैर्य से ये मानता हूँ कि अगर मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं तो समाज का भला कर सकता हूँ। तो मैंने तो उस दिन भी ये उन सबसे कहा था कि मेरा त्याग आप ले लीजिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए पेपर पे कि आप कहाँ आपका नेटवर्क कैसे खड़ा किया है। वो लोग बता नहीं पाए तो मेरी मजबूरी थी भाई, मुझे तो फाइट करनी थी। फिर से मुद्दे पर आते हैं। हस्तिनापुर से एक ऐतिहासिक सीट भी है और बड़ी सीट है, वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर जो है एक निर्णायक भूमिका निभाता है, तो उसको अपनी तरफ लाने के लिए क्या प्रयास आप करेंगे? देखिए वहाँ पर क्या है कि जैसे दलित हैं, दलित 80,000 के आसपास है, मुस्लिम 85,000 हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा जो समुदाय है वो गुजर समुदाय है, जो 68 से 72,000 वोटर है जी। तो निर्णायक भूमिका में जो होता है वो गुजर समुदाय होता है, क्योंकि हर वोटर जब अपनी उस पर चला जाता है, मान लिया बीएसपी के जो दलित वोटर, कोर वोटर है, वो वहाँ चला जाता है, और ऐसी समाजवादी पार्टी का वोटर वहाँ चला जाता है, लेकिन निर्णायक जो भूमिका होती है वो गुजर समुदाय प्लस अति पिछड़ा वर्ग जो आता है, और वहाँ सिख समुदाय है, ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। ये लोग जिसके साथ लग जाते हैं उसकी सीट वहाँ निकल जाती है। यही कारण रहा कि 2017 में वो बीजेपी के साथ चले गए थे, अब वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं आज की तारीख में। लेकिन वहाँ वो चाहते हैं कि कोई जो भी कैंडिडेट है उसे देखना चाहते हैं कि कौन कैंडिडेट है, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी ये है कि बीजेपी इस बार हस्तिनापुर में तीसरे नंबर पर खड़ी है। डॉक्टर साहब, मिशनरी साथियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम तो सभी मिशनरी साथियों, सामाजिक साथियों, इसके अलावा जो इनके अलावा भी लोग हैं, सबसे चाहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति का चयन करके अगर विधानसभा भेजते हैं तो ये आपका ही फायदा, समाज का फायदा है। तो मैं तो सभी मिशनरी साथी जो स्नातक एमएलसी में भी 9 के 9 जिलों में खड़े रहे थे और ब्लॉक स्तर पर टीम थी, सभी साथियों से अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ कि सबकी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी होती हैं, सबके कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, तो कम से कम जितनी ताकत उन्होंने स्नातक एमएलसी में लगाई, अगर उसकी 1/4 ताकत भी यहाँ हस्तिनापुर विधानसभा में लगा देंगे तो उनके बीच का व्यक्ति चुन करके जो उनकी आवाज़ जो है, उनकी खुद की आवाज़ जो है विधानसभा में गूंजेगी। और वो जो आवाज़ गूंजेगी वो आंकड़ों के साथ गूंजेगी, तथ्यों के साथ गूंजेगी। जो नेतागण करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, उनके हिसाब से नहीं गूंजेगी, तथ्यों के और आंकड़ों के साथ सरकार के सामने गूंजेगी। तो मैं तो उन सबसे अपील करता हूँ कि जैसी ताकत उन्होंने जब लगाई थी वैसी ताकत इस बार 2022 में हस्तिनापुर में लगाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब हरविंदर जी हैं, ये गैलरी है हमारे डॉक्टर साहब की, और आस्था हमारा हॉस्पिटल है मेरठ में, खूब जब जी चाहे सेवा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सम्मानित अधिकार को टाइम दिया डॉक्टर साहब का। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।